नमस्कार, मैं लेफ्टिनेंट कर्नल सतीश ढगे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की हमारी इस चर्चा में जहां पर मुख्यतः हम चर्चा करने वाले हैं रशिया और यूक्रेन में जो संघर्ष हो रहा है उसका भारतवर्ष पर क्या परिणाम होगा। विपरीत परिणाम होगा, सकारात्मक परिणाम होगा। एग्जैक्टली रशिया और यूक्रेन संघर्ष का भारत पर होने वाला परिणाम, इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। एक कॉमन सेंस वाला प्रश्न बहुत सारे लोगों के मन में आएगा कि भारत की सीमाएं ना यूक्रेन से जुड़ी हुई है ना रशिया से जुड़ी हुई है। रशिया यूक्रेन भारत से जो है हजारों कोस दूर है। अगर रशिया और यूक्रेन में संघर्ष भी होता है, युद्ध भी होता है, तो उसका परिणाम भारत के ऊपर कैसे होगा। आज का जो विश्व है, जिसे हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन वाला सारा सिनेरियो है, वैश्विकीकरण हुआ है। इसकी वजह से विश्व में कहीं पे भी कुछ घटना होती है तो उसका अच्छा या बुरा परिणाम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से हर एक कंट्री के ऊपर, हर एक देश के ऊपर होता है। और रशिया और यूक्रेन में अगर संघर्ष होता है तो उसका भी परिणाम भारतवर्ष पर होने वाला है। तो मुख्यतः भारत पर होने वाले परिणामों की अगर हम चर्चा करते हैं तो तीन आधारों पर, तीन एंगल्स से हमें जो है इसकी चर्चा करनी होगी। सबसे पहला मिलिट्री और स्ट्रैटेजिक एंगल, सामरिक रीति से भारत के ऊपर इस संघर्ष का क्या परिणाम होगा। दूसरी महत्वपूर्ण घटना आर्थिक रीति से, इकोनॉमिक एंगल से रशिया और यूक्रेन संघर्ष का भारत के ऊपर क्या परिणाम होगा। तीसरा महत्वपूर्ण एंगल चाइना एंगल, कि इस संघर्ष के माध्यम से चाइना फैक्टर के अनुसार भारत के ऊपर इस संघर्ष का क्या परिणाम होगा। और चौथा एंगल जो मैं यहां पे डिस्कस करने वाला हूं, क्राइसिस में भी जो है अपॉर्चुनिटी होती है। एवरी क्राइसिस लीड्स टू एन अपॉर्चुनिटी। तो भारत के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है क्या, एक मध्यस्थ बोलकर, मीडिएटर बोलकर रशिया और यूक्रेन का जो संघर्ष चल रहा है उसमें एक मीडिएटर बोलकर काम करने की एक अपॉर्चुनिटी भारत के पास है क्या, इस बात के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला मुद्दा, रशिया और यूक्रेन संघर्ष का मिलिट्री या स्ट्रैटेजिक एंगल से भारत के ऊपर क्या परिणाम होने वाला है। हमें पता है कि रशिया की फौज यूक्रेन के बॉर्डर तक आके पहुंची है। 1.25 लाख से ज्यादा फौज रशिया ने वहां पे तैनात करके रखी है। यूक्रेन तो जो है सिर्फ बहाना है। रशिया और यूक्रेन संघर्ष में असली तरीके से एक तरफ यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए नाटो फोर्सेस, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो मुख्यतः यूरोपियन राष्ट्र और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का 30 राष्ट्रों का एक मिलिट्री अलायंस है, तो इस नाटो का सपोर्ट यूक्रेन को है। और दूसरी तरफ रशिया जो है उस यूक्रेन में इन्वेड करने की या उसके ऊपर जो है हमला करने की वहां पे जो है भविष्य में कोशिश कर सकता है। यानी यूक्रेन के बहाने एक तरफ अमेरिका जैसी सुपर पावर तो दूसरी तरफ रशिया जैसी पावर जो है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से भिड़ने के लिए वहां पे तैयार है। यानी यहां पे असली जो मुद्दा है वो रशिया और अमेरिका, इनके बीच में जो संघर्ष चल रहा है, इनके बीच में जो प्रॉक्सी वॉर चल रहा है यूक्रेन के माध्यम से, इसके माध्यम से ये सारी चर्चा वहां पे हो रही है। तो इसका जो है भारत के ऊपर क्या परिणाम होगा। अगर आपने देखा तो कुछ हफ्ते पहले ही यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में यूरोपियन राष्ट्र और अमेरिका ने एक प्रस्ताव वहां पे रखा था इस यूक्रेन संघर्ष के बारे में, चर्चा के बारे में। लेकिन उस प्रस्ताव के सपोर्ट में भारत ने मतदान नहीं किया और उस प्रस्ताव के विरोध में भी भारत ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में मतदान नहीं किया। यानी इंडिया हैज एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग। हमने जो है उस प्रक्रिया में सहभाग ही नहीं लिया। नरोवा कुंजरोवा जिसे हम कहते हैं ना, कि हमने जो है नाइदर रशिया के पलड़े में ना अमेरिका के पलड़े में जो है हमारा मत वहां पे डाला। यानी एक तरीके से हम न्यूट्रल रहने की वहां पे कोशिश कर रहे हैं। क्यों भारत ये इस तरीके से क्यों कर रहा है। अगर भारत रशिया को सपोर्ट करता है, रशिया और यूक्रेन में जो संघर्ष चल रहा है, या एक तरीके से रशिया और अमेरिका में यूक्रेन के युद्ध के माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से जो एक तरह का जो है टकराव है, अगर भारत अपना मत या भारत जो है रशिया को सपोर्ट करता है तो ऑटोमेटिकली अमेरिका भारत से जो है नाराज हो जाएगा। हमें पता है पिछले कुछ सालों में भारत की अमेरिका के साथ नजदीकियां बढ़ी है, स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप हमारा बड़ा है। बीईसीए जैसा हो,
कैमकोसा जैसा हो, लेमोआ जैसा हो, ऐसे अलग अलग तरह के एग्रीमेंट जिसके माध्यम से भारत की संरक्षण सिद्धता बढ़ाने में अमेरिका ने पिछले कुछ सालों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका वहां पे जो है अदा की है। और ओवरऑल आज अगर ग्लोबल ऑर्डर में हम बात करते हैं तो भारत अमेरिका के पास में गया है। और अगर हम अमेरिका का दुश्मन, अमेरिका का प्रतिस्पर्धी रशिया को सपोर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली अमेरिका हमसे दूर जाएगा। सिर्फ अमेरिका हमसे दूर नहीं जाएगा, जैसे हमें पता है पिछले कुछ महीनों में भारत ने रशिया से S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ली हुई है। और ओवरऑल अमेरिका की जो पॉलिसी है जिसे हम कहते हैं काटसा, CAATSA, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, यानी रशिया से, नॉर्थ कोरिया से, ईरान से अगर कोई भी राष्ट्र, विश्व का कोई भी राष्ट्र कोई हथियार खरीदता है या उनके साथ में जो है नजदीकियां बढ़ाता है तो अमेरिका उनके ऊपर अलग अलग तरह के निर्बंध, अलग अलग तरह के आर्थिक निर्बंध लगा सकता है। भारत ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रशिया से ली है तो एक वर्ग, एक गुट अमेरिका में ऐसा है कि भारत के खिलाफ भी काटसा के अंतर्गत जो है वहां पे अलग अलग तरह के निर्बंध लगाने चाहिए। अगर सचमुच में भारत जो है रशिया के पलड़े में अपना वोट डालता है, उनके फेवर में अपनी भूमिका वहां पे जाहिर करता है, तो सर्टेनली अमेरिका भारत के ऊपर काटसा के अंतर्गत अलग अलग तरह के निर्बंध लगा सकता है जो भारत के लिए जो है फायदे की चीज नहीं है। यानी भारत ओपनली रशिया के सपोर्ट में वहां पे वोट नहीं कर सकता है, सपोर्ट नहीं दे सकता है। अगर दूसरे तरीके से हमने देखा, मान लो इस संघर्ष में रशिया के साइड से नहीं, भारत अगर अमेरिका के साइड से वोटिंग करता है या अमेरिका को सपोर्ट करता है इस यूक्रेन और रशिया वाद में, तो क्या होगा? यानी भारत अगर अमेरिका के पास में जाएगा तो एक तरीके से रशिया भारत से दूर चला जाएगा। अगर पिछले कई दशकों का हम एग्जाम्पल लेते हैं तो रशिया भारत का टाइम टेस्टेड फ्रेंड है। आज भी जो है 60% से ज्यादा डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट्स रशिया से हमें मिलती है। S-400 जैसी आज विश्व में की टॉप की मिसाइल डिफेंस सिस्टम रशिया ने जो है भारत को दी है। ब्रह्मोस जैसा जो है सुपरसोनिक मिसाइल रशिया ने जो है भारत को दिया है। तो ओवरऑल रशिया और भारत, इनके संबंध पिछले कई दशकों से बहुत अच्छे रहे हैं। और अगर हम अमेरिका के साइड में वोट करते हैं, उनके साइड में जाते हैं, तो रशिया हमसे दूर चला जाएगा। ये भी भारत के फायदे के लिए नहीं होगा। यानी भारत को अमेरिका और रशिया से जो है इक्विडिस्टेंट रहना पड़ेगा। और इसके लिए ही अगर हम देखते हैं तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में ना भारत ने इस यूक्रेन प्रश्न से संबंधित ना अमेरिका के पलड़े में अपना मत डाला या रशिया के पलड़े में मत डाला। सो मिलिट्री या स्ट्रैटेजिक एंगल से ये जो है एक प्रश्न हमारे सामने है, इस संघर्ष में हम कौन सी भूमिका ले, किसके पलड़े में जो है हमारा मत डाले। दूसरा एक महत्वपूर्ण एंगल इस रशिया और यूक्रेन संघर्ष के बारे में, इस इकोनॉमिक एंगल, आर्थिक तरीके से अगर हम वहां पे देखेंगे तो यूक्रेन इस देश में, रशिया इस देश में बहुत बड़े पैमाने पर अलग अलग ऑयल रिजर्व्स है। ऑयल रिजर्व यानी मुख्यतः पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इतना ही नहीं, नेचुरल गैस, CNG जैसे नेचुरल गैसेस, इसके भी बहुत बड़े रिजर्व ये रशिया में और यूक्रेन में है। पूरे विश्व का 20% नेचुरल गैस के रिजर्व्स ये जो है यानी रशिया में है। और रशिया इसके माध्यम से जो है विश्व के अलग अलग देशों को इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का और नेचुरल गैस का जो है एक तरीके से आपूर्ति करता है। अगर रशिया और यूक्रेन में युद्ध हो जाता है, संघर्ष हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली इसका विपरीत परिणाम पूरे विश्व के ऊपर पड़ेगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट का सप्लाई यूक्रेन के माध्यम से, रशिया के माध्यम से कम हो जाएगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें, नेचुरल गैस की कीमतें वैश्विक बाजार में जो है वो बढ़ जाएगी और इसका डायरेक्टली विपरीत परिणाम भारत जैसे देश के ऊपर होगा। हमें पता है आज भी भारत की जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जरूरतें हैं, जो हमें पेट्रोल लगता है, डीजल लगता है, पूरे जरूरत में से 84% हमारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जरूरतें हमें इंपोर्ट के माध्यम से,
हमें जो है दूसरे देशों से उसकी आयात करनी होती है, इंपोर्ट करना होता है। और अगर रशिया यूक्रेन संघर्ष बढ़ जाता है, उनमें युद्ध होता है, तो इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ेगी और उसका विपरीत परिणाम भारत के ऊपर होगा, क्योंकि भारत को इन चीजों को इंपोर्ट करने के लिए ज्यादा पैसा अपने पॉकेट से, ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भारत को जो है इसके लिए खर्च करना पड़ेगा। यानी ये संघर्ष एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के फायदे में नहीं है। इतना ही नहीं, बहुत बड़े पैमाने पर यूक्रेन और रशिया में, जिसे हम कहते हैं एडिबल ऑयल, मुख्यतः जो सनफ्लावर ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल भी बहुत बड़े पैमाने पर हम इन राष्ट्रों से एक तरीके से इंपोर्ट करते हैं। और अगेन रशिया और यूक्रेन में संघर्ष होता है तो इस सनफ्लावर ऑयल की भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कीमतें बढ़ेगी और इस एडिबल ऑयल का जो है कीमतें बढ़ने की वजह से भारत के ऊपर विपरीत परिणाम हो सकता है। सो इकोनॉमिक एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑयल की प्राइसेस हो, एडिबल ऑयल की प्राइसेस हो या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस हो, इतने ही नहीं, यूक्रेन जो है विश्व में का वीट एक्सपोर्ट करने वाला जो अनाज है, गेहूं है, उसका जो है एक तरीके से निर्यात करने वाला, एक्सपोर्ट करने वाला एक महत्वपूर्ण देश माना जाता है। और अगर यूक्रेन के ऊपर हमला हो जाता है तो इसके संबंध में अनाज की कीमतें भी वैश्विक स्तर पर बढ़ जाएगी। यानी ओवरऑल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेनली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें को ध्यान में देते हुए रशिया और यूक्रेन संघर्ष का भारत के ऊपर विपरीत परिणाम होगा। मिलिट्री एंगल हमने देखा, इकोनॉमिक एंगल देखा। तीसरी महत्वपूर्ण चीज इनडायरेक्ट इफेक्ट थ्रू द चाइना फैक्टर। हमें पता है कि इस यूक्रेन प्रश्न में एक तरफ से अमेरिका है, दूसरे तरफ से रशिया है। रशिया का भी प्रतिस्पर्धी कौन है? अमेरिका है। तो इस प्रश्न को देखते हुए अब चाइना की नजदीकियां रशिया से बढ़ सकती है और चाइना की नजदीकियां अगर रशिया से बढ़ेगी तो एक तरीके से अब तक रशिया जो भारत का मित्र बना हुआ है, कहीं ना कहीं रशिया की भारत से दूरियां बढ़ेगी। यानी चाइना और रशिया एक तरफ आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो है एडवर्सरी, उनका प्रतिस्पर्धी अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्र है। और अगर चाइना और रशिया एक तरफ अगर आ जाते हैं वैश्विक स्तर पर, ये एक तरह का कोलिशन, ये एक तरह का गठबंधन भारत का जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक तरीके से जो है नकारात्मक परिणाम करने वाला इस तरह का यह गठबंधन वहां पे होगा। इतना ही नहीं, अगर रशिया और यूक्रेन का संघर्ष बढ़ता है, रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला करता है, तो ऑटोमेटिकली जो नाटो नेशंस है यानी यूरोपियन राष्ट्र जो है वो अपनी सुरक्षितता बढ़ाने के लिए अपने कंट्रीज के पास अपनी फौज को और तैनात करके रखेंगे, बड़े बड़े हथियार वहां पे लगा के रखेंगे। इसका ही मतलब नाटो नेशंस, इसका ही मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके साथ ही यूरोपियन राष्ट्र, ये उनके जो नेवल फ्लीट है, उनके जो अलग अलग तरह के युद्ध नौका है, उनके जो अलग अलग तरह के हथियार है, वो इंडो पैसिफिक रीजन उसमें ना रखते हुए अपने देश के बाउंड्रीज के आसपास लगा के रखेंगे। इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर अमेरिका का और यूरोपियन राष्ट्रों का ध्यान अगर कम हो जाएगा तो इसका विपरीत परिणाम भारत के ऊपर होगा, क्योंकि चाइना का डोमिनेंस साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में, ओवरऑल इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ेगा। और अगर चाइना का डोमिनेंस बढ़ेगा तो उसका विपरीत परिणाम भारत के ऊपर भी होगा। यानी चाइना फैक्टर अगर हम कंसीडर करेंगे तो रशिया यूक्रेन संबंध के माध्यम से या इस संघर्ष के माध्यम से चाइना और रशिया पास में आएगा। इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका और यूरोपियन राष्ट्रों का जो है ध्यान कम होने का भी इनडायरेक्टली फायदा चाइना को मिलेगा। इतना ही नहीं, पूरे विश्व का ध्यान है इस रशिया और यूक्रेन संघर्ष में, क्योंकि अगर रशिया सचमुच में यूक्रेन पर हमला करता है और बाकी विश्व के राष्ट्र कुछ सक्षम भूमिका नहीं लेते हैं तो एक तरीके से चाइना को भी जो है एक तरीके से बल मिल जाएगा कि बलपूर्वक वो भी ताइवान में घुस सकता है, बलपूर्वक वो भी जो है भारत के खिलाफ, भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए लद्दाख रीजन में, अरुणाचल प्रदेश में इस तरह की हिमाकत कर सकता है। क्यों? क्योंकि रशिया यूक्रेन संबंध या रशिया यूक्रेन संघर्ष को विश्व किस तरीके से देखता है, इस आधार पर भविष्य में भी इस तरह का संघर्ष चाइना द्वारा आसपास के राष्ट्रों में बढ़ाए जाने का जो है खतरा बना रहता है। सो चाइना फैक्टर, ये चाइना फैक्टर भी जो है रशिया यूक्रेन संघर्ष के माध्यम से अप्रत्यक्ष रीति से भारत के लिए भविष्य में खतरा निर्माण कर सकता है। सो ओवरऑल मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एंड चाइना फैक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के ऊपर प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से इसका जो है परिणाम होने वाला है। तो फिर अब भारत ने इसमें क्या करना चाहिए? 2014 में भी रशिया ने यूक्रेन का जो क्रीमिया नाम का पार्ट है उसके ऊपर बलपूर्वक जो है उसको अपने रशिया में जो है एक तरीके से सम्मिलित कर दिया। उस वक्त भी जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने ना रशिया के विरोध में मतदान किया, ना अमेरिका के सपोर्ट में वहां पे मतदान किया। तो वहां पे भी जो है भारत, जिसे हम बोलते हैं फेंस सीटर या जिसे सो कॉल्ड नॉन अलाइनमेंट वाला पोजीशन, यानी हम जो है न्यूट्रल रहने की वहां पे हमने कोशिश की। 2022 में भी रशिया यूक्रेन संघर्ष में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमने जो है एक तरीके से न्यूट्रल रहने की कोशिश की। मुझे लगता है भारत को अब भूमिका लेनी पड़ेगी, क्योंकि ग्लोबल ऑर्डर में सिर्फ भाषण में हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं ऐसा कह के नहीं चलेगा। अगर सचमुच में भारत को इमर्जिंग सुपर पावर बनना है तो विश्व के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों से संबंधित हमारी भूमिका हमें उजागर करनी पड़ेगी। इन प्रश्नों का निपटारा करने के लिए एक तरह का लीडरशिप, एक तरह का मीडिएटर का रोल भारत को लेना पड़ेगा। लकीली भारत अमेरिका का भी मित्र है और भारत रशिया का भी मित्र है। आज रशिया और अमेरिका, इनके संबंध जो है बिगड़ते जा रहे हैं। अगर भारत अपना रशिया और अमेरिका के जो बेहतरीन संबंध है उसका फायदा उठाते हुए अमेरिका और रशिया इस संघर्ष को, इस एक तरीके से जो है वाद विवाद को कम करने में मीडिएटर की भूमिका अगर अदा करता है तो सचमुच में वैश्विक स्तर पर भारत का कद, भारत का स्टेटस बढ़ जाएगा और एक तरीके से सही मायने में इमर्जिंग सुपर पावर बोलकर भारत का जो है दबदबा पूरे विश्व में वहां पे रहेगा। इसका फायदा भारत को होगा ही होगा, लेकिन इस महत्वपूर्ण प्रश्न का सॉल्यूशन डिप्लोमेसी के माध्यम से, एक तरीके से बैकडोर चैनल डिस्कशन के माध्यम से अगर भारत सॉल्व कर सकता है तो अमेरिका की नजर में और रशिया की नजर में भारत की एक तरीके से इमेज ये भी बढ़ जाएगी। सो क्राइसिस है, भारत जो है इसके पलड़े में जाए या उसके पलड़े में जाए ये प्रश्न हमारे सामने है, लेकिन इस क्राइसिस का अगर भारतीय डिप्लोमेसी चैनल ने अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया और इस क्राइसिस को अगर अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया तो ना सिर्फ विश्व के सामने एक तरह का जो युद्ध का खतरा निर्माण हुआ है उसको भारत डिफ्यूज करने में सक्सेसफुल होगा, बट उससे भी बेहतरीन भारत का कद एक इमर्जिंग सुपर पावर बोल के सारे विश्व में आगे बढ़ेगा और एक तरीके से रशिया जो चाइना के पास जा रहा है वो ना जाते हुए रशिया और भारत के पास में आएगा, अमेरिका और भारत के पास में आएगा और भारत का दबदबा पूरे विश्व में तैयार हो सकेगा। ये कहना इजी है, यहां पे हमारे डिप्लोमेटिक चैनल्स की डिप्लोमेसी की असली टेस्ट है। तो भारत इस टेस्ट में पास होता है या नहीं ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन रशिया और यूक्रेन संघर्ष में, रशिया और अमेरिका के इस स्पर्धा में कहीं ना कहीं भारत के ऊपर सामरिक दृष्टि से, मिलिट्री एंगल से, स्ट्रैटेजिक एंगल से, कूटनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्थिक एंगल से, इकोनॉमिक एंगल से एंड चाइना फैक्टर के एंगल से विपरीत परिणाम होने ही वाला है, प्रत्यक्ष रीति से या अप्रत्यक्ष रीति से। इसको भी हमें समझना बहुत जरूरी है। यह सारा एनालिसिस अगर आप अच्छी तरीके से समझोगे तो मुख्यतः यूपीएससी एग्जाम के लिए या यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए या अलग अलग सिक्योरिटी फोर्सेस से रिलेटेड जो इंटरव्यूज होते हैं या अलग अलग मीडिया में इन विषयों के ऊपर एनालिसिस करने के लिए यह सारा नॉलेज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इस विषय के साथ, इस कंक्लूजन के साथ आज की चर्चा यहीं पे खत्म करते हैं। अगला विषय कोई नया होगा, कोई नया एनालिसिस होगा। तब तक धन्यवाद। जय हिंद।